बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ जो पिछले 2.5 साल में सिंध असम्बली में आपने हम सबका साथ दिया। हमारे सीनियर लीडर, हमारे मोहतरम, हमारे बानी पीटीआई के बानी रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे अपोजिशन लीडर थे, उनका भी आपने साथ दिया। हम उनकी टीम है, आज भी उनकी टीम है, वो हमारे सीनियर हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद रखता हूँ कि आज मेरा पहला इंटरेक्शन है बहैसियत अपोजिशन लीडर आपसे, सिंध असम्बली के सहाफ़ियों से। मैं तो हकीकत बताऊँ कि एक अपोजिशन हम हैं और एक बहुत बड़ी अपोजिशन, हकीकी अपोजिशन का किरदार आप लोग भी अदा करते हैं। जो इशूज़ हमसे रह भी जाते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे मीडिया, हमारे सहाफ़ी, आप भाई उसका बड़ा अहम किरदार होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम आपसे उठाकर उसको आगे लेकर चलते हैं। तो आपको भी हम शुक्रगुज़ार हैं कि इस अपोजिशन के तौर पे आप भी हमारे हम में से ही हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे बिलाल गफ़ार साहब जो कि पार्लियामेंट्री लीडर नॉमिनेट हुए हैं पार्टी की जानिब से। बाकी खुर्रम शेरज़मान साहब हमारे साथी हैं, कराची के सदर हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं पीटीआई के। शाहनवाज़ जदून साहब MPA, अदनान इस्माइल साहब हमारे पार्टी के साथी हैं। हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज चंद अहम बातें मैं करना चाह रहा हूँ कि जिस अंदाज से जमहूरियत का लाग अलापने वाली पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का गला दबाया, जिस तरीके से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बड़े बड़े दावे करने वाले, बड़े बड़े एग्रीमेंट्स करने वालों ने अपने ही बनाए हुए, साइन किए हुए COD को उन्होंने पामाल किया। तो उसके हवाले से मैं चंद चीज़ें आपसे आज बताना चाहूँगा कि आज से 3 रोज़ कबल वज़ीर आला साहब ने कहा कि आई एम नॉट, पहले तो अली जैदी साहब से उन्होंने कहा कि आई एम नॉट आंसरेबल। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो वज़ीर आज़म को भी जवाबदेह नहीं हूँ और मैं सिंध असम्बली को जवाबदेह हूँ। तो मोहतरम वज़ीर आला साहब, आप पूरे 6 करोड़ सिंध के अवाम को जवाबदेह हैं और अली जैदी भी उन्हीं का एक लाखों वोट लेने वाला पार्टी का एक नुमाइंदा MNA है। उसके अलावा अली जैदी उस वक्त मौजूद थे तो वो वफाक के नुमाइंदे के तौर पे थे, आप जवाबदेह हैं। वज़ीर आला साहब, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जवाबदेह हैं। वज़ीर आला साहब, ये रियासत मुराद अली शाह नहीं है, ये रियासत ज़रदार नहीं है कि इसके अंदर ये कोई आप महाराजा सिंध नहीं है, ना यहाँ बादशाहत है आपकी, ये जमहूरियत है और आप जवाबदेह हैं। लेकिन चलिए, आप कहते हैं नहीं है, आपने कहा कि मैं सिंध असम्बली को जवाबदेह हूँ, तो चलिए बाकी तो सबको जवाबदेह आप हैं, यू आर आंसरेबल। लेकिन सिंध असम्बली की ये अपोजिशन के मेंबरान जो जिनकी तादाद 69 है और वो तमाम सिंध के लोग जो आपके मुतासरीन हैं, इंशाअल्लाह हम उनके आवाज़ बनकर हम आपसे जवाब लेंगे और इंशाअल्लाह ये आपकी ख्वाहिश हम ज़रूर पूरी करेंगे कि हम आपसे जवाब लेकर रहेंगे। हम आपसे जवाब लेंगे, ये सिंध असम्बली आपसे जवाब लेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर आला साहब, पिछले 12 सालों में, 13 की बात नहीं करता, 12 सालों में 7,880 अरब रुपए जो सिंध में आपने खर्च किए, 7,880 अरब, उसकी तफसील में बाद में आता हूँ। उसका हम जवाब लेंगे आपसे कि ये कहाँ गए, सिंध की फलाह बहबूद में गए या आपके जाली अकाउंट्स में गए, इसका भी हिसाब हम देना पड़ेगा आपको। ये टैक्स पेयर का पैसा है और उसमें आपको जवाब देना पड़ेगा। चूँकि 10 साल की रिपोर्ट तो आ गई ऑडिटर जनरल की के 7,880 अरब जो 12 साल में आपको मिले, उसमें से तकरीबन 10 साल की रिपोर्ट के मुताबिक जो ऑडिटर जनरल की, उसमें तो 957 अरब की करप्शन आपने की और इन 2 सालों में मेरा ख्याल है कि 200-300 की और 1200-1300 अरब, 957 की तो उसमें ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट उन्होंने दी ही नहीं कि उसका तिया पाँचा हम लोग कर देते थे। तो 7,880 अरब में से ऑडिट रिपोर्ट में करप्शन 1200-1300 अरब की है, वो तो साबित हो चुकी है। लेकिन उसके अलावा जो कुछ किया आपने, उसका हम आपसे जवाब लेंगे। सिंध असम्बली
ये वो असम्बली है जिसने करारदाद पाकिस्तान पेश की। सिंध असम्बली की बेतकरीमी का आपसे जवाब लेंगे। कहीं नहीं है पूरे पाकिस्तान में कि असम्बली से एक्ट पास हुआ हो और उसको अदालतों ने उसको रद्द किया। 3 एक्ट्स आपने यहां पास कराए जो मोटे मोटे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको रद्दी की तो फैसले में रद्द कर दिया उसको। तो आप लोग, चूंकि वो एक्ट आपने अपनी जातियात के लिए थे, अपने लोगों को नवाजने के लिए थे, अवामी मफाद आम्मा के कानूनों पर तो आपने अमल नहीं कराया। 3 एक्ट्स को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और एक आपने कानून साजी कराई। सिंध असम्बली की बेतकरीमी की मिसाल नहीं मिल सकती कि आपने कानून साजी की अपने बहनोई की नौकरी को रेगुलराइज करने। एजाज शाह, वैसे पूरे आधी दर्जन से ज़्यादा है, एजाज शाह की नौकरी को रेगुलराइज करने के लिए आपने पूरी असम्बली से कानून पास करा लिया आपने। इसकी मैं तफसील में जाता हूं। तो हम असम्बली की बेतौकीरी का आपसे जवाब लेंगे। और उसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि जो मफाद आम्मा के जो कानून पास हुए उसके अंदर था ऑटो जो सिरिंज थी, ऑटो लॉक सिरिंज का कानून पास हुआ इसी असम्बली से। क्या ऑटो लॉक सिरिंज सिंध के अंदर मिल रही है? क्या सिंध की डिस्पेंस नहीं मिल रहा, अमल नहीं हो रहा उसके ऊपर। और सिंध को जो एड्स लगी, सिंध में जो हज़ारों बच्चों लोगों को एड्स लगी है, उसकी वजह ये सिरिंजेस का गैर कानूनी इस्तेमाल है। ऑटो लॉक सिरिंज कानून किस लिए बनाए? रद्दी की टोकरी डालने के लिए। मतलब जो अपनी ज़ात के लिए कानून बनाए थे नौकरियों को रेगुलराइज करने के, दीगर वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिए और ऑटो लॉक सिरिंज पर काम नहीं हुआ। आपने कहा था ज़रूरी तालीम, हर बच्चे को तालीम, एक्ट पास हुआ 2011-12 में, 10 साल हो गए तकरीबन। 60 लाख बच्चे बाहर हैं वज़ीर आला साहब, अमल क्यों नहीं हुआ? आपने अपनी अवाम मफाद आम्मा के लिए कोई कानून जो पास हुआ उस पर अमल नहीं हुआ। अमल बिल पास हुआ, अभी आपने सुना होगा। और आपने सुना कि आज से 3 रोज़ पहले एक और अमल, शाजिया सोलंकी, 16-17 साल की बच्ची, मौसमियात के ऊपर, एक मासूम बच्ची जो मोटरसाइकिल से गिरती है, मेमन अस्पताल में उसको लेकर जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, और इस वक्त वो एहतजाज कर रहे हैं। अमल बिल पर अमल नहीं होता। आज इस वक्त लवाकिन अस्पताल के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। अमल कौन कराएगा उस पर? अमल बिल पर भी अमल नहीं होता, एजुकेशन पे अमल नहीं होता, ऑटो लॉक सिरिंज पे भी अमल नहीं होता। ऐसे बहुत सारे कवानीन हैं। तो वज़ीर आला साहब, सिंध के अवाम आपसे इस नाइंसाफ़ी का, इस लाकानूनियत का आपसे हिसाब लेंगे। और दूसरी बात कि आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर आप लिखते हैं कि जी अपोजिशन लीडर के पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनी होनी चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आज तो ख़त्म हो चुका है आपके पास, सिर्फ आपकी ज़ात के लिए COD आपने साइन किया था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चार्टर ऑफ करप्शन बन चुका है। उसमें था कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन को मिलेगी, और ये क्यों नहीं मिल रही यहाँ सिंध में? इसलिए कि ये जो 1200-1300 अरब के ऑडिट पैराज आ चुके हैं, इसको चेक करना, इसकी इंक्वायरी करना, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना, वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम है। जुल्म देखिए आप, नाइंसाफ़ी देखिए आप, इनकी डिक्टेटरशिप देखिए। ये सिविलियन डिक्टेटर्स हैं, ये कभी जमहूरियत को कबूल नहीं करते हैं। इनकी आप डिक्टेटरशिप देखिए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर भी हमारा कोई मेंबर नहीं है। स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन अपोजिशन से कोई नहीं है। अपोजिशन को स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप सिंध में नहीं है। और इस्लामाबाद में जाके इनका कानून तब्दील हो जाता है। सिंध में नहीं देनी, चूंकि हमारी चोरी ना पकड़ी जाए, अवाम की आवाज़ ना बन जाए। इस्लामाबाद में कौन कौन है सुनते जा। मैं कहता हूँ मतलब कोई इखलाकियात हैं, कोई शर्म है, कोई हया है, कोई सोच है।
इस्लामाबाद में सुनिए, चेयरपर्सन इंसानी हकूक कमेटी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इस्लामाबाद में वो कमेटी चाहिए, सिंध में नहीं देना। सिंध में तो हम बादशाह हैं भाई, हमारी डिक्टेटरशिप है, हम सिविलियन मार्शल लॉ की पैदावार हैं, हम भुट्टो की जमात है जो पहला मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात है जो सिकंदर मिर्जा के साथ था, हम जुल्फ़िकार भुट्टो की जमात है जो अयूब खान के साथ था, हम जुल्फ़िकार भुट्टो की जमात है याह्या खान की पैदावार था, हम जुल्फ़िकार भुट्टो की जमात है ज़ियाउल हक को जिसने लगाया था। हमने तो नहीं करनी जमहूरियत। बिलावल जरदारी साहब, इस्लामाबाद में स्टैंडिंग कमेटी चाहिए, गाड़ी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, दफ्तर चाहिए, टिकट चाहिए, मीटिंग चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी अगर चेयरमैन की स्टैंडिंग कमेटी बन सकते हैं तो फिरदौस शमीम नकवी क्यों नहीं बन सकते? सैयद नवीद कमर साहब मूंछों के ताव दौरे होते हैं, NICVD को भी खा गया उनका भाई, चेयरपर्सन बराए कॉमर्स, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फॉर कॉमर्स कौमी असम्बली की। नवीद कमर हो सकता है इस्लामाबाद में, तो यहाँ कमर नवीद साहब क्यों नहीं हो सकते कराची में किसी कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन? नहीं, वो नहीं हो सकते भाई, वो तो MQM क्या, सिंध में कोई जमहूरियत नहीं है बाबा, सिंध हमारा है, हमारी बादशाहत है। साजिद हुसैन तूरी साहब हो सकते हैं इस्लामाबाद में, चेयरपर्सन इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन। हसनैन मिर्जा क्यों नहीं हो सकते सिंध में? नहीं, वो तो पीपल्स पार्टी की है, हमारी बदमाशी है, हम अंडा दें बच्चा दें, ये जंगल का बादशाह है हम। अमीर अली खान मक्सी हो सकते हैं चेयरमैन मैरी टाइम अफेयर्स इस्लामाबाद में, पीपल्स पार्टी के। असलम अबड़ो साहब क्यों नहीं हो सकते? चूँकि PTI के और सिंध में है, और सिंध में सिविलियन डिक्टेटरशिप मौजूद है, सिंध में मार्शल लॉ की पैदावार ये लोग मौजूद है। सैयद मुस्तफ़ा मोहम्मद साहब चेयरपर्सन बराए प्राइवेटाइजेशन हो सकते हैं, तो भाई MQM के मोहम्मद हसन भाई यहाँ भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? वो नहीं हो सकते। अब सेनेट क्या आई है जी, सेनेट में भी चेयरमैन है, सेनेट में भी चेयरमैन यही लोग हैं, स्टैंडिंग कमेटीज लेकर बैठे हुए हैं। चूँकि दफ्तर चाहिए, पैसा चाहिए, पेट्रोल चाहिए, टिकट चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, मीटिंग चाहिए, बारात चाहिए, इस्लामाबाद में जाके सारी जमहूरियत शुरू हो जाती, COD के तहत चाहिए। फारूक H नाइक साहब अगर हो सकते हैं चेयरपर्सन बराए फाइनेंस, रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक अफेयर्स सेनेट में, तो भाई खुर्रम शेरजमान साहब क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि PTI की अपोजिशन में है, ये इनकी जमहूरियत का मकरूह चेहरा है। रहमान मलिक साहब हो सकते हैं, तो मलिक शहजाद क्यों नहीं हो सकता? यहाँ वो भी MP है ना, होना चाहिए। रहमान मलिक के सींग लगे हुए हैं, दुम लगी हुई है, आसमान से उतरे हुए हैं। इस्लामाबाद में सब चीज़ खपे, सिंध में कुछ नहीं देना, यहाँ सिर्फ माल खपे। इस्लामाबाद में स्टैंडिंग कमेटी खपे, चेयरमैनशिप खपे, सारा कुछ खपे, सिंध में सिर्फ माल खपे, माल खपे, माल खपे। रुबीना खालिद साहिबा हो सकती हैं इस्लामाबाद में, तो नुसरत सहर अब्बासी क्यों नहीं हो सकती कराची में, सिंध में? ससी पलेजो साहिबा हो सकती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं। स्टैंडिंग कमेटी फॉर पार्लियामानी अफेयर्स, तो यहाँ हमारी बहन अदीबा आरिफ क्यों नहीं हो सकती? मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे सिस्टम को तबाह कर दिया, इन्होंने सिंध असम्बली के निज़ाम को तबाह कर दिया। स्टैंडिंग कमेटीज़ नहीं दी अभी तक हमें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमें नहीं दी, यह अपोजिशन का हक होता है, अपोजिशन जिसको चाहे दे दे। अपोजिशन लीडर ने यहाँ भरपूर जंग लड़ी, और यहाँ लेकिन इनका सियासत का मकरूह चेहरा इन्होंने इस्तेमाल करते हुए, स्टैंडिंग कमेटी का कोई चेयरमैन यहाँ नहीं है, वहाँ पीपल पार्टी के सारे लोग मौजूद हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यहाँ नहीं है। हम अपील करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, स्पीकर सिंध कौमी असम्बली से और चेयरमैन सेनेट से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, कि जब तक ये नाइंसाफ़ी जारी है, इनके जो मराहत याफ्ता बिलावल भुट्टो से लेकर ससी पलीजो तक जो लोग बैठे हुए हैं, इनकी कमेटियों तो फारिग कर दिया जाए। क्योंकि जब सिंध में इनको नहीं देने सकते, तो इस्लामाबाद के अंदर भी, कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर भी इनको कमेटियाँ नहीं मिलनी चाहिए। और अगर थोड़ी सी भी, फिर कहूँगा, थोड़ी सी भी वो ख्वाजा आसिफ वाली अगर हो, थोड़ी सी भी ख्वाजा आसिफ वाली अगर हो, तो आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कहते हैं ना, थोड़ी सी हया होती है, कुछ शर्म होती है, अगर वो हो थोड़ी सी भी किसी के अंदर, तो वहाँ जो स्टैंडिंग कमेटी है, लेकिन मराहत ले रहे हैं आप लोग, टिकट ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, छोड़ दीजिए आज। चूँकि सिंध में आप इसलिए नहीं देते कि आपको बेनकाब ना कर दे कोई। मैं कहना चाहता हूँ ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत है। 69 लोगों का गला दबा दिया गया है, अपोजिशन सामने ना आए, अपोजिशन कमेटी में बात ना करे, सारी कानून साजी, पुलिस कानून वो बना दिया कि पुलिस को घर की नौकरी बना लिया इन्होंने। चूँकि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी हमारे पास, यहाँ अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं है। और उसके मैं समझता हूँ कि अच्छा जी, अब सुने, जब ये आए थे तो 2 अरब की सब्सिडी हुआ करती थी, सब्सिडीज़ दिया जाती थी आटे शाटे में, कि जी गरीब आदमी को महंगा आटा लेकर गरीब आदमी को सस्ता आटा मिल जाए।
अब 80 अरब की सब्सिडीज दे रहे हैं ये लोग, 80 अरब रुपए सब्सिडीज पे खर्च कर रहे हैं। और सब्सिडीज दे किसको रहे हैं? शुगर मिलों को सब्सिडी, ट्रैक्टर स्कीम को सब्सिडी। ट्रैक्टर स्कीम अनवर मजीद साहब के, मतलब ना ट्रैक्टर मिला ना सब्सिडी मिली, वही ट्रैक्टर लेके सब्सिडी 80 अरब रुपए तक पहुंच गई है सब्सिडी, जो 2 अरब हुआ करती थी। गरीब कभी हमने नहीं देखा इंडस्ट्रियलिस्ट को सब्सिडी मिली हो, गरीब के लिए सब्सिडी हुआ करती थी। और सारी ओमनी ग्रुप को सब्सिडी दे दी गई है। कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट को सब्सिडी, सिर्फ एक कैप्टिव पावर जो है वो इसका ईसा वो लकी सीमेंट के पास है, बाकी 9 के 9 10 के 10 जो है वो ओमनी ग्रुप के कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट्स हैं, शुगर मिलों में लगे हुए हैं, उनको भी सब्सिडी मतलब अरबों रुपए खुद अपनी जेब से देते हैं। गंदम में 4 अरब की सब्सिडी, वो क्यों दी गई है? चूँकि वज़ीर आला साहब के दस्ते रास्त सिकंदर राह पोर्टर के, पता नहीं भाई है कज़न है या वो भी बहनोई हो शायद, बच्चन राह पोर्टो ने अरबों रुपए के झूठे चेक्स के ऊपर गंदम बांट दी और उसकी वजह से गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ गई, सिंध गवर्नमेंट को गंदम के लिए सब्सिडी। और वो गंदम जो सड़ गई उसके अंदर भी इसी वजह सब्सिडी इनको देनी पड़ी। 20 अरब की गंदम चूहे खा गए। कल वो चेयरमैन नैब भी कहता है कि हम रिकवर करते, एक जगह हल्का सा हाथ डाला, कुछ चूहे पकड़े सखर से, उसके अंदर से 14 अरब रिकवर किए। सखर के सिर्फ चूहे पकड़े, वहीं सिर्फ कुड़क्की लगाई उन्होंने, 14 अरब के चूहे पकड़े गए, बरामद हुए, वापस सिंध गवर्नमेंट में आए, वापस उसी तरफ इनके पास वापस चले गए। निसार खोड़ो गंदम के ऊपर आज़ाद हैं। मुराद अली शाह साहब के ऊपर गंदम के भी 19 अरब का एक रेफरेंस चल रहा है। बाकी आपको पिछले दिनों पता ही है कि ये जो एक और रेफरेंस आया था नूरियाबाद प्लांट का, उसके ऊपर अलग बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सुनिए जी, सिंध में 22 सालों में पिछले 12 सालों में अमन ओमान पर 753 अरब रुपए खर्च हुए माशाल्लाह। अमन ओमान पर किया इन्होंने, वही आज आप देखते हैं डाकू जो है वो वीडियोस डाल रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ मतलब रोडों के ऊपर टारगेट किलिंग हो रही है, स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, अमन ओमान तबाह हाल है। जी 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 बिल्कुल अमन ओमान। और उसके बाद सेहत की सूरत हाल का आपको पता है, 753। महकमा तालीम में स्कूल तबाह है। सिंध में 55% बच्चे स्कूल नहीं जाते, 85% स्कूलों में बिजली का निज़ाम नहीं है, 70% स्कूलों में वाशरूम नहीं है, स्कूल जो है मवेशियों के बाड़ों के अंदर बटे हुए हैं, गटर लाइनें बंद पड़ी हुई हैं, शहर खंडरात बन चुके हैं। बरसात मुतासरीन आज तक चलिए, सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट आज तक रोडों के ऊपर बैठे हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, ये बताना पड़ेगा शाह साहब आपको मैं ईयर वाइज आपको बताता हूँ, आपको बताना पड़ेगा ये 7,880 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए। पिछले 10 सालों में 7,880 अरब में से 957 अरब की 10 साल में करप्शन हुई, 2 साल की और है। यकूम जुलाई 2008 से 30 जुलाई 2020 तक 12 वर्ष का हुकूमत सिंध ने टोटल पैसे खर्च किए, जिनमें से 6,368 अरब गैर तरक्याती उसके अंदर थे। और मैं बताना चाहता हूँ कि शोबा तालीम पर 1,225 अरब खर्च हुए। शोबा तालीम पर 1,225 अरब शोबा तालीम पर खर्च हुए। और तालीम का हाल ये है कि 60 लाख बच्चे बाहर हैं, स्कूलों में औताकें बनी हुई हैं, भैंसें बंधी हुई हैं, बाथरूम है नहीं, दीवार है नहीं, टीचर है नहीं, किताबें है नहीं, पेंसिल है नहीं, यूनिफॉर्म है नहीं, जूते बच्चों के उसके भी खा जाते हैं। ये वेलफेयर के नाम पे जूतों की यूनिफॉर्म और बच्चों के जूतों के पैसे भी खा जाते हैं। और उसके अलावा इसी अरसे में 12 साल में सेहत के शोबे पर 620 अरब रुपए खर्च हुए हैं, 620 अरब रुपए सेहत पे। और सेहत का हाल ये है कि कुत्ते मारने की, कुत्तों के कांटे की वैक्सीन नहीं है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, एड्स की वैक्सीन मतलब तो उसके लिए सिरिंजेस नहीं है, पूरे जाइए दवाइयाँ बिक रही होती हैं। 620 अरब रुपए सेहत पे खर्च हुए। बल्दियात पर 858 अरब रुपए लोकल गवर्नमेंट के ऊपर खर्च हुए। और बल्दियात को आपने देखा, शहर कराची को, कराची क्या लाड़काना लगाइए, नवाबशाह लगाइए, मेरे पास कचरा कुंडी बना दिया इन्होंने शहरों को कचरा कुंडी बना दिया, इन्होंने शहरों को गटरिस्तान बना दिया, इन्होंने जगह जगह पर धूल, मिट्टी, गंदगी। सिर्फ क्या था, 18वीं तरमीम के बाद वाटर बोर्ड हम चलाएंगे, SBCA हम चलाएंगे, पानी का मसला हम देखेंगे, कूड़े का मसला हम देखेंगे। भाई आप कैसे देखोगे, इधर बैठ के दूरबीन पे देखोगे आप
कि मीरपुर खास में रोड का क्या हाल है। आप तो कराची में आप 15 मिनट अपने घर CM हाउस से निकले तो आपको हर जगह के ऊपर कूड़ा करकट मिलेगा। इस बारिशों के अंदर आपने नालों के अंदर लोगों को मरवा दिया आपने। मतलब 858 अरब रुपए खर्च हुए। इसके अंदर 92 करोड़ जो है, आपको पता है कि ये भी तारीख का आला ही काम हुआ है कोई। उस पर मैं आखिर में चाहता हूँ कमेटी बनवाई जाए इंशाल्लाह उसके ऊपर कि 92 करोड़ रुपए कुत्तों को, स्ट्रे डॉग्स को न्यूट्रल करने के ऊपर खर्च हुए। इश्तहार बड़े बड़े लगे। एक तरफ कोरोना चल रहा है, दूसरी तरफ कह रहे थे कुत्ते न्यूट्रल कराते हैं। उसके अंदर भी डॉक्टर बारी साहब शामिल हैं इनके साथ। इस पर मैं आखिर में चाहता हूँ कमेटी बननी चाहिए। पीपल पार्टी 2008 से बैठी है। अच्छा, ये हर साल अखराजात बढ़ते रहते हैं और उसके बाद 2009-2008 से 244 अरब रुपए। अच्छा जी, आगे आता हूँ आपके पास। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आला साहब, बराए मेहरबानी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें आपसे हिसाब चाहिए असम्बली की बेतौकीरी का। हमें आपसे हिसाब चाहिए इस 7,880 अरब के होने वाली करप्शन का। हमें आपसे हिसाब चाहिए जो एजुकेशन तबाह कर दी। हमें आपसे हिसाब चाहिए जो आपने सेहत तबाह कर दी। हमें आपसे हिसाब चाहिए जो आपने रोड तबाह कर दिए, रास्ते तबाह कर दिए। और हम एक बात करना चाहते हैं, असम्बली को आपके घर की लौंडी नहीं बनने देंगे हम। असम्बली को आपके घर की बांदी नहीं बनने देंगे हम। और हम चाहते हैं कि कानून साजी होनी चाहिए। और आज मैं एक आपको कहना चाहता हूँ, हम एक मस्बत अपोजिशन करने को तैयार हैं। हम तनकीद बरा इस्लाह हम करने को तैयार हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको जवाबदेह हैं आप सिंध के अवाम के। आपको जवाब देना पड़ेगा सिंध के अवाम को। बिलाल भाई और खुरम भाई इसके बाद बात करेंगे। मैं सिर्फ आखिर में कहना चाहता हूँ कि आप कमेटीज़ माशाल्लाह बड़े शौक़ से आप बनाते हैं, बड़ी बड़ी कमेटीज़ बनाते हैं। तो हम समझते हैं कि इस तमाम पैसों का ऑडिट होना चाहिए। आपके 3 चीज़ों के गुण गाते हैं। NICVD गेम्स और एक और कोई प्रोग्राम है आपका। NICVD के अंदर अरबों रुपए की करप्शन हो चुकी है। और उसके अलावा आज जो मैं बताना मिसाल, एक मैंने आपको मिसाल दे दी एजाज शाह साहब की, कि मतलब एजाज शाह भाग गए थे मुल्क से, वापस आए, कानून साजी करके बनाया। अब मुराद अली शाह साहब के बहनोई के बहनोई सैयद सरदार शाह, मिसाल दे रहा हूँ। ये जो प्ली बार्गेन और VR के केसेस हैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह END रूल्स आ गए हैं, रोटेशन पॉलिसी आ गई है। सिंध के अफसरान, ये करप्ट अफसरान फारिग होने जा रहे हैं सब। मुराद अली शाह साहब के बहनोई सैयद सरदार शाह चीफ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। ये जो लाइनिंग हुई थी रोडी कैनाल में 8 अरब का प्रोजेक्ट था, उसके अंदर 1 अरब की प्ली बार्गेन करके आए। 1 अरब की प्ली बार्गेन करके आए वो सैयद सरदार शाह, आफाक हैदर शाह के वो बहनोई हैं, हमजुल्फ ऐसे ही। और VR करने के बाद, दोबारा प्रमोट होने के बाद चीफ इंजीनियर लग गए और उसी इलाके में लग गए। VR कर 1 अरब वापस देकर आए इनके बहनोई। और सैयद सरदार, दोबारा बता देता हूँ, हाजिर है, दोबारा अर्ज है, सुने जी, 4 अरब की, थैंक यू वेरी मच, 4 अरब की प्ली बार्गेन करके आए। और उसके बाद उसी जगह प्रमोट हुए, चीफ इंजीनियर लगे और सारी जगह के ऊपर वहाँ बैठ के काम कर। मुराद अली शाह, आप तो ईमानदार हैं, आप ही ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान हैं। आपके दफ्तर में भी सब ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान हैं। पीपल्स पार्टी में जितने 8-10 नाम चल रहे हैं वो सब बेईमान हैं, सिर्फ आप ईमानदार हैं। ये जो रेफरेंस है, ये जो रेफरेंस बना है, इसके अंदर 120 के करीब गवाह मौजूद है। इस रेफरेंस के अंदर जान नहीं छूटती है सिंध को। और देखिए, मैंने एक मिसाल, दूसरा सेक्रेटरी फाइनेंस, वो भी 12 मिलियन की VR करने के बाद सेक्रेटरी फाइनेंस बैठे हुए हैं। 2.5 अरब के करीब पेंशन केस, उससे भी ये जान नहीं छुड़ा सकते हैं। सिंध पीछे गया है इस 12 साल में, ओमनी ग्रुप आगे गया है, इनके ज़ाती लोग आगे गए हैं, इनके सारी जो इनकी बाजारी एंड कंपनी और जो इनके दफ्तर में लोग बैठे हैं, इनके दफ्तर के अंदर चुन चुन के टेक्निकल लोग बिठाते हैं। टेक्निकल लोग चुन चुन के जो शक्ल से बड़े मासूम नजर आए और अंदर से ये देता हूँ आपको। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर में एक कमेटी बनवाना चाहता हूँ कि मैं बिस्मिल्लाह वहाँ से करें, शुरू वहाँ से करें, चूँकि उससे इंसानी ये कमेटी एक बननी चाहिए। कमेटियाँ बहुत बनती हैं वैसे तो, हेल्थ पे अलग बननी चाहिए, एजुकेशन पे अलग बननी चाहिए, सारी करप्शन पे कमेटीज इनकी पहले खुद बना ले, फिर हम बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक कमेटी बना दी है। इस वक्त कुत्तों की वैक्सीन का, ये कुत्तों के न्यूट्रल करने का मामला इंसानी मामला है, इंसानी ज़िंदगी का मामला है। बच्चे मर रहे हैं, वो मतलब जो न्यूट्रल किए 92 करोड़ की इश्तहारात देख रहे थे हम। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक वज़रा की कमेटी बनाई जाए।
ये चेक करने के लिए कि एक डॉग वेरिफिकेशन कमेटी बननी चाहिए, और इनके पास 4-5 वुज़रा हैं जिसको कैप्टन सफदर केस में जो कमेटी बनी थी वो एक डॉग वेरिफिकेशन कमेटी बनाई जाए, पता चले, उनकी ऑडिट कराया जाए। क्योंकि हम जाते हैं वो ये कह देंगे ये तो कुत्ता न्यूटर है, और ये कुत्ता न्यूटर, हमें कौन चेक करे? तो एक खुसूसी कमेटी बनाए, यहाँ जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े नामों वाले मिनिस्टर हैं, लेकिन चूंकि कैप्टन सफदर में इंसानी ज़िंदगी का मामला नहीं था, इसमें जो कुत्ता काटता है और न्यूटर ना हो, किसी बच्चे को काट ले तो मर जाएगा वो, इसलिए इस कुत्ता वेरिफिकेशन कमेटी, डॉग वेरिफिकेशन कमेटी बननी चाहिए। वुज़रा कमेटी बहुत बनाते हैं, उसकी सरबराही मुराद अली शाह साहब करें, हमें बताएं कि 92 करोड़ कहाँ गए थे, फौरी तौर पे शुरू यहाँ से करें। हम कहते हैं कि आप अपील करें, फौरी तौर पे कमेटी बनाएं जो कि जैसे कैप्टन सफदर के लिए बनाई, जो कि डॉग वेरीफाई करे कि जी कौन से कुत्ते न्यूट्रल है, कौन से नहीं है, ताकि फिर ये केस नैब को जाए, ताकि फिर कोई आला सतही को जुडिशल कमीशन बने, क्या हो, ताकि चेक करे कि इसमें करप्शन कैसी हुई है। आप बात करिए, आ जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का शुक्रिया। ये नालायक आला जो हमारे सिंध में है और जो पीडीएम की क़यादत हमेशा ये बोलती है कि 2.5 साल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने क्या किया, तो आज आपके तवस्सुत से ये मैं बताना चाहता हूँ, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा कारनामा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत का है कि उसने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। 2 साल पहले जो इकनॉमी का हाल था, आप दुनिया की कोई भी रिपोर्ट देख लें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट देख लें, IMF की रिपोर्ट देख लें, आप किसी भी रिसर्च रिपोर्ट देख लें, पाकिस्तान की इकनॉमी का पटाखा फट गया था। और ये मैं नहीं कहता, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल में हमारी मईशत को रिवाइव किया गया है। इसका सबूत ये है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने आ रहे हैं, कि दिसंबर 2020 के महीने में आपका एक्सपोर्ट 2.37 अरब डॉलर रहा, 2.37 बिलियन डॉलर्स, जो एक महीने में 7 साल का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है। दिसंबर 2020 में 2020 में आपका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 1.4 अरब डॉलर रहा, जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है सिंगल मंथ में पाकिस्तान की हिस्ट्री का। एक महीने में टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट इतना नहीं हुआ जितना 2020 में हुआ है। आपके जो स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं, जिसको आप स्टेट बैंक के ज़खायर कहते हैं, वो 2018 से कंपेयर करें तो आज वो सबसे ज़्यादा लेवल पे हैं। 2018 से 2 साल के बुलंद तरीन सतह पर आपके स्टेट बैंक के ज़खायर हैं। एक आप सब लोग सुनते हैं कि जो एक इकनॉमी का एक मेजर इंडिकेटर होता है, सब लोग कहते हैं कि मईशत करंट अकाउंट, जो मुस्लिम लीग की हुकूमत हमको 18 अरब डॉलर का रिकॉर्ड खसारा छोड़ के गई थी जुलाई टू दिसंबर में, 16 साल के बाद आपके पास करंट अकाउंट सरप्लस है। ये 16 साल के बाद आपका करंट अकाउंट सरप्लस है, जो 2018 में ये 18 अरब डॉलर का छोड़ के गए थे, और ये खसारा भी हमने पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो फ्रेंडली बिजनेस पॉलिसीज़ हैं, उसका नतीजा ये निकला है कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो एक इंडिकेटर होता है कि आप किस आसानी से एक नए बिजनेस में एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं, तो वो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है 2007 से अगर आप कंपेयर करें तो बेस्ट रैंकिंग है 2007 से ईज़ ऑफ डूइंग की करने की बिजनेस की पाकिस्तान में। आपने अक्सर सुने होंगे, आप काफ़ी लोग भी बात करते हैं, आपका जो बैरूनी कर्जा लेते हैं, 5 साल का लोवेस्ट लेवल का एक्सटर्नल डेट इस हुकूमत ने लिया है, और बतदरीज जो कर्जा लेने की जो आप शरह है वो कम होती जा रही है। ये 5 साल की लोवेस्ट लेवल पे हम एक्सटर्नल डेट हमने लिया है, मुश्किलात होने के बावजूद, कोविड होने की वजह से, और जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे कोविड की जो पॉलिसीज़ थी, जिसमें हमने स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी की, वो पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज की। यहाँ तक कि अमेरिका ने ये एक्नॉलेज किया कि अगर हम पाकिस्तान की पॉलिसी अपनाते तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हम बचत कर सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें कि जो कोविड की पॉलिसी से हमारी इंडस्ट्री का पहिया भी चल रहा है, रोज़गार के मौके भी मिल रहे हैं, और स्किल लेबर्स को नौकरियाँ भी मिल रही हैं। एक और ज़बरदस्त सेक्टर जिसमें कभी भी पिछले 30 साल में
कभी भी इसको ध्यान नहीं दिया गया, इतनी उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। आपका आईटी का सेक्टर दिसंबर 2020 में 43% की ग्रोथ हुई है और आपका जो आईटी एक्सपोर्ट है वो इन 6 महीने में $958 मिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल 6 महीने में $684 मिलियन था। तो आपका जो आईटी सेक्टर है वो भी तरक्की कर रहा है। आप आगे चलें कि हमने तो जिस तरह हलीम भाई ने भी बताया, डेवलपमेंट बजट सिंध में तो हमें कहीं डेवलपमेंट बजट लगता हुआ नज़र नहीं आता क्योंकि वो करप्शन की नज़र हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस हुकूमत में ये जो 6 महीने में जो टोटल जो बजट है, जो डेवलपमेंट बजट है, उसका 32% खर्च हो चुका है। ये हाईएस्ट एवर यूटिलाइजेशन है आपका डेवलपमेंट बजट का पिछले 8 साल में, यानी जुलाई से दिसंबर में आपने 32% अपना बजट डेवलपमेंट बजट खर्च कर चुके हैं और 8 साल में ये सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट बजट पाकिस्तान में खर्च हुआ है और इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत में आता है। एफबीआर के टारगेट्स मीट हो रहे हैं, रिकॉर्ड रिफंड्स एक्सपोर्टर्स को दिए जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ा है, बिजनेस सेंटिमेंट बढ़ा है, जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट इमरान खान साहब और उनकी टीम ने, फाइनेंस की टीम, इकोनॉमिक टीम ने दिया है, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो इकोनॉमी है वो मज़ीद ग्रोथ देखेंगे। और आप खुद देख लें, आज की रिपोर्ट आई है कि IMF और ADP ने पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है वो 2022 में 4% की उन्होंने एस्टिमेट किया है, प्रोजेक्शन की है, फोरकास्ट की है कि 4% तक हमारी 2022 में GDP ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी GDP ग्रोथ भी बढ़ रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ख़त्म होकर आज सरप्लस है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी होगी और इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान में हमने हमारा जो विज़न है नया पाकिस्तान का, वो आप देखेंगे कि हर सेक्टर में, हर शोबे में तरक्की होगी। आप लोगों का शुक्रिया। एक मिनट फरम भाई बात करें, मैं तो सवाल लेते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ चीज़ें जिसके बारे में हाईलाइट करना चाहूँगा। हम अमूमन बात करते हैं, ज़ाहिर है पूरे सूबे सिंध के जो इश्यूज़ हैं उनको हम कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर हाईलाइट करते रहते हैं और आपने देखा कि ये सिलसिला पिछले 8 साल से चल रहा है। तहरीक इंसाफ जो भी इश्यूज़ आती हैं उनके बारे में ज़ाहिर है कि एक बड़ा ज़बरदस्त रोल आप लोग भी प्ले करते हैं, उसके साथ साथ हम भी कोशिशें कर रहे होते हैं कि कोई बेहतरी आए। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा अफसोस जो होता है सूबे सिंध के ऊपर कि सूबे सिंध के ऐसे शहर जो कि पूरे पाकिस्तान को चला रहे हैं, जिनका किरदार पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा किरदार है कि जैसे कि वो माँ का किरदार होता है कि वो अपने बच्चों को साथ रखती है, इसी तरह सूबे सिंध का जो शहर कराची शहर है जो कि पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जिसको हम अमूमन तौर पे कंटिन्यूस बेसिस पे देखते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इग्नोर हो रहा है और सलूक उसके साथ ऐसा किया जा रहा है जैसे कि एक सौतेली माँ वाला सलूक होता है, वह सलूक कराची शहर के साथ किया जा रहा है। और वो मामला सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं है, कुछ 4 से 5 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसके ऊपर हम ख़ास तौर पर देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टारगेट किया हुआ है कि कराची शहर के अंदर ये 4-5 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आवाम की उन्होंने चीखें निकालनी हैं। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि खाली मैं एक अपोजिशन मेंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट इनके अपने मेंबर्स इस बात का एहसास करते हैं कि हाँ वाकई में कराची को जो बेसिक सहूलियात की ज़रूरत है वो आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वो सहूलतें फराहम नहीं की जा सकी, जिसमें कुछ 4-5 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मैं उसको हाईलाइट करना चाहूँगा। और हमने 13 साल के अंदर इन तमाम मामलात के अंदर बेहतरी नहीं देखी। मैं क्या, चाहे इस हॉल में बैठे हुए जितने भी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए वो सब इस बात को मानेंगे कि कराची शहर के पास आज तक जो है वो सफ़र का कोई निज़ाम कायम नहीं हो सका। ट्रांसपोर्ट के हालात कराची शहर के अंदर दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि वो बदतर होते जा रहे हैं। उसके अंदर हम बेहतरी आते हुए कोई देख नहीं रहे हैं। बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, ख़वातीन हों, जिस तरीके से ये सफ़र कर रहे हैं इस वक्त कराची की ट्रांसपोर्ट के अंदर, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही एक शर्मनाक बात है। और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की
इनकी पूरी क़यादत को मेरे ख्याल से ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि 13 साल में 13 बसेस क्या एक बस भी नहीं आ सकी है। ये कराची का जो मेट्रोपॉलिटन शहर है, इस शहर के अंदर आज एक भी टैक्सी मौजूद नहीं है, एक सिंगल टैक्सी अवेलेबल नहीं है। हाँ, आपको मिलेंगे तो टूटे फूटे रिक्शे मिलेंगे और अलग अलग कंपनीज़ हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जिन्होंने जब ये देखा कि हुकूमत की तरफ से कोई फैसिलिटी जब आवाम के लिए नहीं है तो वो प्राइवेट कंपनीज़ आगे आ गई हैं, जिनको बिल्कुल भी उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, अपने मर्ज़ी के वो चार्जेस लेते हैं। हमने दुनिया में ट्रैवल किया, हम जाते हैं किसी टैक्सी में बैठते हैं तो हमेशा एक मीटर लगा हुआ था, जो मीटर रोटेट होता है वो बताता है कि कितना किलोमीटर्स पे कितने चार्जेस होंगे। यहाँ जिसकी मर्ज़ी होती है, जैसे मांगे, जो बदतमीज़ी का माहौल हो वो चल रहा है। ट्रांसपोर्ट के हालात हमारे शहर के इस वक्त ये चल रहे हैं। उसके साथ साथ कराची शहर का एक और बहुत बड़ा मसला है जो कि हम देख रहे हैं कि बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा है। वो इदारा है कराची वाटर सीवरेज बोर्ड। कराची वाटर सीवरेज बोर्ड को हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन वो पॉलिटिसाइज़ हो रहा है। हमने कल देखा कि मलीर के इलेक्शन के अंदर जब कराची वाटर सीवरेज बोर्ड की गाड़ियां काम कर रही हैं, ये इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले तो उन गाड़ियों के ऊपर पीपल्स पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, जैसे कि इनके बाप दादों की जायदादों से ये कराची वाटर सीवरेज बोर्ड की गाड़ियां ख़रीदी गई हैं और उनके ज़ाती पैसे से ये इदारा चल रहा है। मुकम्मल तौर पे कराची वाटर सीवरेज बोर्ड जो है वो इस वक्त सियासी हो चुका है। अरबों रुपए की इस डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन है, अरबों रुपए की लूटमार है वाटर टैंकर्स के ज़रिए। आधे से ज़्यादा कराची शहर जो है वो पानी के टैंकर्स के ऊपर चल रहा है और आपको पाकिस्तान के किसी शहर में ऐसे हालात नहीं मिलेंगे, शायद पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं होगी जहाँ पे पानी की सप्लाई जो है वो टैंकर्स के ज़रिए की जाएगी। पहले तो हम देखते थे कि क्लिफ्टन और डिफेंस के अंदर खाली मामला थे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वक्त गुजरते साथ साथ हम देखते जा रहे हैं कि कराची के बाकी भी जितने ज़िले हैं वहाँ पर भी पानी के यही हालात पैदा होते जा रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साए तले। इसी तरह दुनिया के किसी भी कोई मेट्रोपॉलिटन शहर हो, उसकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है वो होती है कचरे का सफाई का बेहतर निज़ाम। और हम ये देख रहे हैं कि शहर कराची के अंदर दिन ब दिन जो सफाई का निज़ाम है जो कि एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया हुआ है वो बद से बदतर होता जा रहा है। पहले तो आप ये कहते थे ना कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे शायद आप कहते थे कि जो कराची के मेयर थे उनके हाथ में इंतज़ाम था। तो आज तो कराची का मेयर नहीं है। आज आप कराची के सफाई के निज़ाम को बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे हैं बिलावल जरदारी साहब? आज मुराद अली शाह साहब कराची के सफाई के निज़ाम को आप क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे हैं? आपका उसके अंदर क्या इंटरेस्ट है? हलीम आदिल शेख साहब इस वक्त जिक्र कर रहे थे कुत्तों का। ये कुत्ते आते कहाँ से हैं? कुत्तों का शहर के गली सड़कों में मोहल्लों में होने का रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न हलीम भाई ये है कि आपको गली मोहल्लों में हर कोने में कचरा पड़ा हुआ नज़र आएगा जो कि सोर्स ऑफ जो है वो फूड होता है उन कुत्तों के लिए। एक सर्वे के मुताबिक अंदाज़न कराची शहर के अंदर 75,000 कुत्ते मौजूद हैं इस वक्त। 75,000 कुत्ते मौजूद हैं इस वक्त कराची शहर के अंदर। औरतें निकलें, बच्चे निकलें, शाम को पार्क जाएं तो उनको इसी बात का डर और खौफ होता है कि कहीं हमें जो है वो कुत्ते ना काट लें। ये कराची शहर के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानबूझकर ये सलूक कर रही है। उसके साथ साथ ख़ास तौर पे जो एक टारगेट किया जा रहा है कि कराची के जो शहरी हैं उनको नौकरियां नहीं देनी है। मेरा ये सवाल है कि जो कराची के शहरी हैं वो नौकरियों के लिए कहाँ जाएंगे? वो किधर धक्के खाएंगे? वो चोरियां करेंगे, वो डकैतियां करेंगे, वो लूटमार करेंगे, क्या वो मोबाइल छीनेंगे फिर उनको जाके जो है बेचेंगे? मेरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस बात का नोटिस लेने की गुजारिश है कि इस बात का नोटिस लिया जाए कि ख़ास तौर पे इस शहर के शहरियों के साथ जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको टारगेट करके मैं चाहता हूँ कि मुनसिफाना तकसीम हो, मैं चाहता हूँ कि मेरिट का निज़ाम कायम हो, मैं चाहता हूँ कि जो काबिलियत रखता हो, जो काबिल हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो डिज़र्व करता हो, उनको वो ये नौकरियाँ मिलें। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है जो पीपल्स पार्टी ने निज़ाम कायम किया हुआ है कि पैसा दो और नौकरी लो। इसका मतलब है कि जो पढ़ा लिखा शख्स है, जो कर्ज़े लेके पढ़ रहा है, जो रात के अंधेरे में भी लालटेन लगा के, जो ज़माने में एक टाइम पे एक मिसालें दी जाती थी,
वही हालात यहाँ पर पैदा हुए हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, और इसमें ख़ास तौर पे कराची शहर को टारगेट किया जा रहा है। वेट कीजिएगा अकरम बलोच साहब, मैं ज़रा कंप्लीट कर लूँ सर। पहले उसके साथ साथ एतराज़ है सर, आगे सब साफी दोस्तों को एतराज़ है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक शख्स की होती है, 3-3 बंदे, ये रवायत खत्म करें आप। ठीक है। उसके साथ साथ ये कराची शहर जो है, इसके साथ साथ एक और सलूक किया जा रहा है कि इस शहर के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है। पूरे शहर के अंदर आपको पब्लिक टॉयलेट्स नहीं मिलेंगी। अगर किसी भी शख्स को बाथरूम जाना है, बाथरूम इस्तेमाल करना है, इंसान है, उसकी ज़रूरत है। आज तक बिलावल जरदारी को ये ख्याल नहीं आया कि बाथरूम्स बनाई जाएं, पब्लिक टॉयलेट्स बनाई जाएं, लोगों को वह सहूलियत फराम की जाएं, वो नहीं दी जा रही हैं। उसके साथ साथ इस शहर के अंदर आज तक कोई प्लांटेशन कैंपेन नहीं लॉन्च की गई कि पूरा शहर जो है वो कंक्रीट बनकर रह गया है। पूरे शहर में जो है आपको सिर्फ पत्थर नज़र आएंगे, कहीं हरियाली नज़र नहीं आएगी। आज तक मुराद अली शाह को, आज तक बिलावल जरदारी को ये ख्याल नहीं आया कि जो ये शहर इस वक्त पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, पूरे सूबे को चला रहा है, पूरे सूबे से लोग यहाँ पर आके नौकरियाँ कर रहे हैं, इस शहर के अंदर कोई हरियाली की कैंपेन कर ली जाए। आज तक इन्होंने इस बात की तौफीक नहीं की। और आखिर के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको पूरा करा, वो ये चीज़ है कि इस शहर में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी मिल्स हैं, जहाँ पे हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार दिया जाता है, जब वहाँ पर आग लग जाती है तो वहाँ पे आग बुझाने की गाड़ियाँ तक मौजूद नहीं होती हैं। वो ज़रूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस शहर की, कराची की पूरी की। मैं सूबे सिंध की हुकूमत से, मैं बिलावल जरदारी से, इनकी लीडरशिप से मुकम्मल से ये डिमांड करता हूँ कि कराची शहर की जो ज़रूरियात हैं, जो उसकी बेसिक्स नीड्स हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो इस शहर की पूरे किए जाएं। कराची शहर एक बहुत बड़ा अपना हिस्सा देता है टैक्सेस के अंदर, जिसके ज़रिए ये पूरा मुल्क चल रहा है, ये पूरा निज़ाम चल रहा है। नहीं तो आपका बिलावल हाउस भी नहीं चल सकेगा। इस शहर की जितनी डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए और फौरी तौर पर इनको देखा जाए। अच्छा अलीम साहब ये बता दें, चलो कर अलीम आदिल शेख साहब, आपको अपोजिशन लीडर बनने पर पहले तो मुबारकबाद पेश करते हैं, और आज हमें बड़ी उम्मीद थी कि आज आप यहाँ आओगे और जो पार्लिमानी जमहूरियत है, जो ऐवान है, वो किस तरह चलेगा, आप बेहतरीन तजावीज़ दोगे, क्या कानून साजी होनी चाहिए, क्या कानून साजी नहीं हुई है, मुफाहमत किस तरह हो सकती है। तो आज हम देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कन्फल्टेशन की तरफ, वही अपोजिशन वाला रवैया लेकर जा रहे हैं। तो पहले ये बता दें कि आपके पास क्या ऐसी तजावीज़ हैं जो आप समझते हैं कि जो मुकद्दस ऐवान है वो एक बेहतर अंदाज में चल सके, बेहतर कानून साजी हो और एक मुफाहमत की जो है ना वो सिलसिला चलता रहे, क्या कहेंगे? बलोच साहब, आप ज़रा लेट आए हैं और आप ज़रा देर से आए हैं, तो सबसे पहले हमने यही कहा कि इस मुकद्दस ईवान की बेतकरीमी की गई है, और हमने उसकी वजूहात भी बता दी हैं कि इस ईवान को किस अंदाज से रूंधा गया है कि अवामी भलाई की कानून साजी यहाँ नहीं की गई है, ज़ाती पसंद नापसंद के ऊपर यहाँ कानून साजी की गई है। ये हमने शुरू बता चुके हैं, और हमने कहा कि हम तनकीद बरा इस्लाह करना चाहते हैं, ये भी हम पैगाम दे चुके हैं। लेकिन हम कोई मुफाहमत का मतलब होता है NRO, मुफाहमत का मतलब होता है डील, मुफाहमत का मतलब होता है मुका। हम सिंध के अवाम से गद्दारी नहीं कर सकते, हम सिंध के मुतासरीन से गद्दारी नहीं कर सकते, और हम बता चुके हैं आपको कि इन्होंने इस असम्बली के 3 एक्ट सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर चुका है, तो इन्होंने तो बेतौकीरी की है। इंशाअल्लाह कानून साजी भी करेंगे। मैंने बेहतर मैसेज दिया है कि जी हम आपके साथ चलना चाह रहे हैं, और बताया कि 7,800 अरब के साथ इन्होंने क्या किया, और ये भी बताया कि आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, स्टैंडिंग कमेटीज़, ये आगे चलने का हल है ना, ये नहीं दे रहे हैं हमारे, तो अगर इनको बेनकाब कर दिया तो वो हमारा काम है। हम अपोजिशन यही होती है, हम भी अगर पोजीशन बन जाए तो फिर बचता क्या। अच्छा मुझे ये बताएं कि 2.5 साल पिछले अपोजिशन लीडर रहे, जहाँ तक हमें मालूम है कि 13 आपको कमेटियाँ दे रहे थे, और उसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसमें भी नुमाइंदगी अपोजिशन को दी जा रही थी। लेकिन आपके साबिक अपोजिशन लीडर बजिद रहे कि हमें चेयरमैनशिप दी जाए, जिस पे बात नहीं हुई, और पीपल्स पार्टी का कहना था कि उनका आपके साथ PTI के साथ कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेटिक COD साइन नहीं है, लिहाजा इस वजह से हम पाबंद नहीं है आपको देने के लिए। एक तो ये चीज़ है। तो क्या अब आप वो कमेटियाँ वापस लेना पसंद करेंगे? इस हवाले से कोई मुज़ाकरात सिंध हुकूमत से करेंगे? क्या ख्वाहिशात हैं आपकी? अच्छा ये बताइए कि सुमरो साहब, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी कहती है कि PTI से हमारा कोई
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन नहीं है, इसलिए पीटीआई को कमेटियाँ नहीं देंगे। तो इस्लामाबाद में जो उनका कमेटियाँ ली हुई, क्या बीजेपी से साइन है इनका? इस्लामाबाद से पीटीआई से नहीं ली हुई क्या इन्होंने? मतलब इस्लामाबाद में किसकी हुकूमत है? बीजेपी की है, कांग्रेस की है, किसकी है? रिपब्लिकन की है, हमारी है। इस्लामाबाद में जायज़ है, सिंध में नाजायज़ है। यही दोहरी सियासत है, दोगली सियासत है। अच्छा बिलाल गफ्फार साहब, ये बताइए कि आपने पाकिस्तान की मैशियत को बहुत ही बेहतरीन करार दिया है। क्या पाकिस्तान के लोग सुबह मैशियत में स्टेट ऑयल की जो ग्रोथ बढ़ी है उसमें नाश्ता लेंगे, या बाहर के खाने में कैपिटल ग्रोथ में इजाफा होगा उसका खाना खाएंगे? तो ये जो सिलसिला है आवाम कब तक इस मैशियत की बेहतरी से इसमें वो भी ले लें कि इस वक्त जो आपकी ग्रोथ है, आप काटन जो है, काटन इस वक्त सबसे बुरी काटन है इस वक्त। मैशियत का जो है सबसे ज़्यादा पहिए में, जैसे टेक्सटाइल का आपने जिक्र किया, काटन में इस दफा बर्बाद हो गई है, तो किस तरह उसको 4% पे आप लेके जाएंगे? इसमें सर मैं ऐड करूं, मेरा भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो पॉलिसी है वो इतनी नाकिस है, जब सिंध में सिंध की जो अजला है कदीम, ठट्टो, सजावल, मोहम्मद खान, टंडोला, मिरपुखास, उमरकोट, यहाँ टमाटर और प्याज की फसल बम्पर क्रॉप हुई है। आप ईरान से मुआहदा किया हुआ है, अप्रैल तक वहाँ से टमाटर यहाँ आ रहा है। आज मंडी में ₹1.25 सवा रुपये किलो टमाटर बिका है। सिंध की जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी की एग्रीकल्चर हैसियत रखता है, उसके हवाले से ना एक्सपोर्ट पॉलिसी बेहतर है ना इंपोर्ट पॉलिसी बेहतर है। टू दी पॉइंट, पॉलिटिक्स से हट के इनका जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, सबसे पहले आपका मैं जवाब दूं। आपने कहा कि गरीब आदमी क्या करे। देखिए, जब बिज़नेस एनवायरनमेंट बेहतर होता है, नई इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, एक्सपेंशन होता है, तो नौकरी के मौके होते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2 साल पहले जो महंगाई की शरह, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स और से जो आप इसको ना देखते हैं, वो 20% पे थी। आज आपका जो महंगाई है वो 2 साल के कम तरीन लेवल पे है। ये मेरे नंबर्स नहीं है, स्टेट बैंक के नंबर्स हैं। आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो नॉन फूड इन्फ्लेशन होता है वो 12% पे था कोविड से पहले, आज 8% पे है। और आज की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये तवक्को की जा रही है कि जो जनवरी का जो नंबर आएगा वो तकरीबन 7% आएगा। तो ये वो हमारे इक़दामात हैं, जो डिमांड सप्लाई का जो मैकेनिज़्म है जिसको हमने देखा, और जो फूड की प्राइसेस कम हुई है जिसकी वजह से आपकी महंगाई कम हो रही है और मज़ीद कम होती जाएगी। जिस तरह आपने कहा कि एक्सपोर्ट्स, आपने कहा कि जीडीपी ग्रोथ की, देखिए जीडीपी में सिर्फ एग्रीकल्चर के नहीं होता है, इसमें आपके सर्विसेज सेक्टर भी आता है, आपके मशीनरी का भी एक्सपोर्ट होता है। सारा जो आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 12 साल में आपका इसमें ग्रोथ आई है। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से मुराद वो है कि जिसमें आपकी इंडस्ट्री होती है, बड़े कारखाने होते हैं, उसमें आप तरक्की देख रहे हैं। तो जब वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी उसमें आप पॉजिटिव ग्रोथ देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है जीडीपी ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। और मैं देख रहा हूँ कि 2022 में हम 4% की जीडीपी ग्रोथ अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। एक इनका जवाब दे, ठीक हो गया। मैं डेढ़ साल पहले आपने कहा था कि हम फारूक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं और सीएम जो है वो जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं गए। आज आप कहां पर खड़े हैं? क्या सीएम जाने वाला है? चले जी, सुने जो आप सुनना चाह रहे हैं, अब सुने। जवाब सुने। जिस रोज़ गिनती में नहीं जाइएगा हमसे, गिनती मेजॉरिटी है, जिस रोज़ इमरान खान साहब हुक्म करेंगे, जिस रोज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हुक्म करेंगे, हम वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आ जाएंगे। हम भरपूर तरीके से इसके ऊपर तैयार हैं। हमें हुक्म का इंतज़ार है सिर्फ अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। और हम समझते हैं कि अखलाकियात को सामने रखते हुए ख़ुद ही वज़ीर आला सिंध को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, चूँकि वज़ीर आला सिंध के ऊपर नैब का एक रेफरेंस बन चुका है जिसमें सिंध के वसाइल पर डाका डालने के इल्ज़ामात हैं और 8-10 में वो पीछे आ रहे हैं रेफरेंस, तो उन्हें रिज़ाइन दे देना चाहिए। नहीं तो हम तैयार हैं, मेजॉरिटी हमारे साथ है, गिनती में नहीं जाइएगा। जिस रोज़ वज़ीर आज़म साहब हुक्म करेंगे, हम इंशाअल्लाह यहाँ सिंध में तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला साहब के ख़िलाफ़ लाएंगे। एक चीज़ और छोटी सी कह दूँ फिर, दूसरी, सिंध हुकूमत इस वक्त PS 88 और PS 43 में सरकारी वसाइल को इस्तेमाल कर रही है और गुंडागर्दी कर रही है।
सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ये है कि वाटर बोर्ड की गाड़ियाँ, कल आपने देखा कि ओल्ड थानों के अंदर, मलीर के अंदर खबरें भी चली हैं चैनल्स के ऊपर कि सफाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, गटर लाइनें डलनी शुरू हो चुकी हैं, पीपल्स पार्टी के झंडे लगाकर इलेक्शन गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर धांधली स्टार्ट हो चुकी है। तीसरी तरफ बदमाशी, पीरोमल सांगड़ में पीपल्स पार्टी के गुंडे ने, यूसी के चेयरमैन ने हमारे दफ्तर पर, मुश्ताक जुनेजो साहब के दफ्तर पर जाकर अपना झंडा लहराया, उसके दफ्तर झंडे फेंके। और हम नॉन वायलेंट पार्टी है ना, आप जानते हैं, और हमारा कोई गैंगवार है ना कोई जुल्फकार है हमारी, तो उनको बाहर फेंका और उसके बाद अपने पेज पे अपलोड किया। आज से 1 हफ्ते पहले ओल्ड थानों में, मलीर में एक शख्स बदमाश हमारे कैंप में आया, हमारी खवातीन वहाँ थी 1 हफ्ता पहले, और उनको उसने कहा कि जी मैं डायरेक्ट गोलियां मारूंगा, मैं ब्रस्ट मारूंगा, मैं कत्ल करूंगा। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3 रोज़ पहले हमारी MPA साहिबा दुआ भुट्टो वहाँ गई हुई थी, वो नादरा की गाड़ी के साथ गई हुई थी, उसके अंदर वहाँ कोई नादरा वाले थे तो वहाँ से गुजरी, उधर भी उनके ऊपर पीपल्स पार्टी के गुंडों ने हमला किया। इस वक्त सूरत हाल ये है, पीपल्स पार्टी बौखला चुकी है, तहरीक इंसाफ इनका मुकाबला कर रही है, और पीपल्स पार्टी ने सरकारी मशीनरी PS 88, PS 43 में अपनी गुंडागर्दी और सरकारी गुंडागर्दी स्टार्ट करती है। आखिरी क्वेश्चन, पीपल्स पार्टी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है, तो क्या इस दफा अपनी ऑपोजिशन का स्टाइल थोड़ा चेंज करेंगे, अवामी सतह पर भी एहतजाज वगैरह करेंगे? और ये भी बता दीजिएगा, 4 माह हो गए, बल्दियाती निजाम खत्म हो गए, डिप्टी कमिश्नर कोई एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया हुआ है, क्या सिंध हुकूमत के पास अफसरान कम पड़ गए? आप क्या समझते हैं इस हवाले से भी मौके दीजिए। देखिए, सिंध हुकूमत के पास अफसरान तो बहुत हैं, लेकिन इनके काम के नहीं है। सिंध हुकूमत को हमारे सिंधी में कहते हैं खाटू पुट, और उर्दू में कहते हैं कि वारदाती, या वो जो इनके साथ शामिल हो जाए। सिंध हुकूमत को वो अफसरान चाहिए जो सिस्टम के तहत जाकर इनको इनका हिस्सा पहुँचाएँ। सिंध अफसरान, सिंध में गवर्नमेंट में कोई अफसरान की कमी नहीं है, लेकिन करप्ट अफसरान, इनके कमदार अफसरान, इनके ग़ुलाम अफसरान, इनके फ्रंटमैन अफसरान वो हैं, तभी इन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स को वो इख्तियार दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि बाकी तो बहुत सारे अफसरान ये AND रूल्स के बाद सिंध अफसरान से खाली होने वाला है, नए अफसरान आएंगे।